हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी ने पूछा है उसको हम इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। और ये आपके एईडीओ की वीडियो सीरीज़ में वीडियो नंबर 4 है। और इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी मॉडर्न हिस्ट्री के, यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। औपनिवेशिक काल का मतलब क्या है? जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ठीक है, तो रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो देखिए, जब रेलवे का विकास हो गया ना, तो आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बात करें अगर, तो पहली रेलवे ये डलहौजी के टाइम पे 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के विकास से आयात, अगर कोई वस्तु कहीं और से आती है हमारे देश में, उसको आयात कहते हैं। तो रेलवे के विकास से आयात को बढ़ावा मिला, ताकि इससे क्या हुआ, रेल से सामानें लद के आने लगी और औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। देखिए, जो भारतीय उद्योग थे ना, बेसिकली वो किससे रिलेटेड थे? वो हथकरघा, हाथ से बनी हुई चीज़ों पे। तो इससे इससे इन पर ये बाधा पड़ा ये कि फिर हाथ वाले सामानों को लोग कम टिकाऊ मानने लगे और वो थोड़ा-सा महँगा पड़ता था। अगर जो मशीनों के द्वारा बनाए गए कपड़े रेलवे से आते थे, ठीक है? तो इसलिए भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा ये जमींदारों के साथ किया गया था स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था 1793 में। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी आदि भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश की वाराणसी, उत्तर कर्नाटक में लागू थी और 19% हिस्से पे थी। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये आपको ध्यान में रख लेना है। 19% ये भूभाग पे विस्तारित थी और कहाँ-कहाँ विस्तारित थी हमने देखा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित किया गया था, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था और 1/11 भाग वो अपनी सेवाओं के लिए उसको अपने पास रखता था। मतलब बहुत ही कम मिलता था 1/11, बाकी 10/11 भाग तो कंपनी ले लेती थी। नेक्स्ट देखिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। तो कॉर्नवालिस के समय देखिए, भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई। फिर 1793 में इसको स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसका यही था कि कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना। तो 10/11 इसमें कंपनी लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे सबसे पहले लागू की गई? मद्रास में। ठीक है, तो किसके अध्यक्षता में? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके बाद इसको बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। थॉमस मुनरो था, इसका संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। 1809 में इसने कुछ क्षेत्रों पे लागू किया। 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसे मद्रास में लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है। रैयत का मतलब ही होता है किसान। तो इसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने शुरू किया था? ये थॉमस मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब रिक्त स्थानों की यहाँ पे पूर्ति करनी है। तो अगर हम देखते हैं, डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी एक्ट इसको कहते हैं। 1885 में स्टार्ट हुआ था जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, जिसने जमींदारों को कई अधिकार भी दिए थे। और 19वीं शताब्दी आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी भी कर दी। ठीक है, तो 1885 में बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी एक्ट को 1885 में लागू किया गया, जिसमें भूमि मालिकों मतलब जो जमींदार थे, जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था? वेथी। ठीक है, तो वेथी नाम से जाना जाता था। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को वेथी कहते थे। ये आपको ध्यान में रखना है, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को वेथी कहते थे। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती है। अर्थात ये एक प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम होता है, मतलब जबरदस्ती काम करवा रहे हैं और पैसा भी नहीं दे रहे, उसको वेथी कहते थे। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित होते थे। तो ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य और सैन्य अन्य भंडार, रेलवे के गारंटीड ब्याज, तो ये सभी होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे समाहित थे। ठीक है, तो अगर हम होम चार्जेस या भारतीय सरकार के खर्चे में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, ये सभी चीज़ें इसमें समाहित है, ये दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बम्बई योजना में क्या प्रस्ताव था? तीव्र आर्थिक विकास दर का, समान वितरण का, कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का, कर्मचारी कामगार कल्याण योजना का। तो अगर हम बात करें बॉम्बे प्लान, तो 1944 से 45 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों का एक समूह के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, बम्बई प्लान। इस योजना के तहत भारत के लिए आयात, प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात की गई थी। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता के रूप में भी कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.एन. हल्दर ने। ठीक है, तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1920 में M.N. हल्दर ने की थी। जमशेदपुर में स्थापित टाटा इस्पात उद्योग के कामगारों के साथ शुरू हुआ था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1900 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो उदारवादी दल पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ने, तो ये 1865 में डब्ल्यू सी बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का इन्होंने गठन किया था, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी या उदारवादी पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, और इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला है। धन के बहिर्गमन या धन के निष्कासन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है कि भारत से धन बाहर जा रहा है ब्रिटिशर्स के पास में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1818 में इसको स्थापित किया गया था। कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, हालांकि इस मिल को व्यावसायिक विफलता का सामना करना पड़ा और इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1818। सूती कपड़ा मिल ये सबसे पहली बार कलकत्ता में। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है 1857 की क्रांति। तो इसके कुछ इसके कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में इसको शामिल किया गया। फिर 1857 में क्रांति हो जाती है, 10 मई तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि चर्बी लगे हुए कारतूस का प्रयोग, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। तो यही एक तात्कालिक कारण बना था। ठीक है, ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से 10 मई को ये शुरू हुआ था। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। 1857 का विद्रोह जो हुआ था सर्वप्रथम कहाँ से? मेरठ से हुआ था। ठीक है, 10 मई 1857। फिर धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। क से क्रांति, क से कैनिंग, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला वायसराय भी था ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल भारत का था ये। तो निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था?
तो अधिकारियों की अक्षमता, ठीक है, तो अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण था ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, ये सभी कुछ न कुछ कारण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ बात करते हैं 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जगदीशपुर में ये कुंवर सिंह, जिनका मुख्यालय भी भोजपुर आरा से संबंधित थे ये, और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। ठीक है, बिहार का सिंह इनको कहते हैं। और शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया था, अपनी सरकार स्थापित करी थी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार, वही जगदीशपुर, आरा, भोजपुर से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में तो कुंवर सिंह ने किया था। और ये वही रिपीटेड ही क्वेश्चन है, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। और आगे चलते हैं, लखनऊ वाली बात करते हैं। तो लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये बढ़ा था बेगम ऑफ अवध। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेगम हजरत महल या बेगम ऑफ अवध कहते हैं इनको, और 30 मई 1857 को लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हमने यहाँ के देख लिए। अभी हम आगे और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को हम 1857 की क्रांति को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।